हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू कैसे इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया प्लांट में, और कैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस डेवलप किया गया प्लांट्स में, कैसे वैराइटीज़ डेवलप किए गए, ये सब हम बात किए थे। तो अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। मतलब प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, ध्यान देना बेटा, क्रॉप का ग्रेन का अमाउंट तो ज़्यादा मिलना ज़रूरी है ही, ग्रेन का अमाउंट तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन साथ में एक जो कुपोषण वाला प्रॉब्लम होता है, हिडन हंगर वाला, मेल न्यूट्रिशन वाला जो प्रॉब्लम होता है, इसको भी तो दूर करना है। मान लो ठीक है, खाने खूब अनाज पैदावार हुआ, खाने का कमी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट कंटेंट के साथ साथ, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी के साथ साथ न्यूट्रिएंट में क्वालिटी भी तो होना चाहिए। जो ग्रेन है उसमें क्वालिटी भी तो होना चाहिए बेटा, ये भी तो ज़रूरी है ना। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होना ज़रूरी है फूड में। ये नहीं कि सिर्फ पेट भर गया, आपको प्रॉपर उसमें नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सभी तो बॉडी को मिलना चाहिए उस फूड से ना। नहीं तो आप पेट तो भरा रहेगा लेकिन फिर भी आप कुपोषित हो जाओगे, मेल न्यूट्रिस्ड हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो बेटा ध्यान देना, ये लगभग 840 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो हैव नो एडिक्वेट फूड, जिनको खाने के लिए खाना ही नहीं है, पर्याप्त फूड ही नहीं उनके पास खाने के लिए। और लगभग 3 बिलियन पीपल, 3 बिलियन लोग ऐसे हैं सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर, जो हिडन हंगर से सफ़र करते हैं, मल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से ग्रसित हैं। सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर, हिडन हंगर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आप देख रहे होगे कि उसको खाना खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, आप देख रहे होगे, लेकिन उसको क्या नहीं मिल रहा है, ये हिडन है। उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है फूड से, फूड में इतना न्यूट्रिएंट कंटेंट क्वालिटी नहीं है, तो वो भले पेट भर रहा है उसका, लेकिन उसको मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। वो हिडन हंगर बोलते हैं ना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है उसमें। तो एक टेक्निक आया, एक कंसेप्ट होता है बायोफोर्टिफिकेशन का। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब ये है, एक बार बताइए, मान लीजिए मीट है, फिशेस है, एग्स है, मिल्क है और महंगे फ्रूट्स है, हर कोई नहीं खा सकता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा लगता है, इसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, गरीब लोग तो ऐसे कुपोषित होते रहेंगे। तो फिर एक टेक्निक आया, एक कंसेप्ट आया बायोफोर्टिफिकेशन का। बायोफोर्टिफिकेशन कंसेप्ट में यह था कि जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, ध्यान देना, जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, अगर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से हम ये करें कि जो बेसिक क्रॉप है, जो हर कोई खाता है, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, इनके प्लांट में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो जाए, मतलब इनके प्लांट में हम ऐसा मॉडिफिकेशन करा दें, ऐसा जेनेटिक चेंज कर दें, प्लांट ब्रीडिंग से ऐसा वैरायटी डेवलप कर दें, व्हीट का, राइस का, मेज का, पल्सेस का, कि उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो। तो दाल चावल रोटी तो हर कोई खाता है, तो इससे जो मेल न्यूट्रिशन या हिडन हंगर वाला जो समस्या है वो दूर हो जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स विथ हायर लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये सब है ना, इट्स कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये वही ऐसा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जिससे हम ऐसे प्लांट ग्रो करें जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स हाई लेवल हो, जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जिससे हिडन हंगर से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि ये बेसिक क्रॉप है, क्रॉप तो हर कोई खाता है ना, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, दूध, फल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, दाल चावल रोटी तो हर कोई खाता है भाई, ठीक है। इसी टेक्निक को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इज टू इम्प्रूव, बायोफोर्टिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए जरा, इज टू इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। प्रोटीन का अमाउंट भी ज़्यादा हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, क्वालिटी भी ज़्यादा हो फूड में। ऑयल का कंटेंट और क्वालिटी, ऑयल का भी अमाउंट ज़्यादा हो, क्वालिटी भी ज़्यादा हो। विटामिन का कंटेंट ज़्यादा हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट का और मिनरल्स का भी कंटेंट ज़्यादा हो। ये मेन ऑब्जेक्टिव है बायोफोर्टिफिकेशन का। और ये नोट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रखा है, ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है बेटा। और
जो मेन पॉइंट हम बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, या कुछ ऐसा लगा दो, टिक लगा दो, ताकि लास्ट आवर में, लास्ट टाइम पे एकदम बिल्कुल जब आप रिवाइज करो नोट्स तो आपको सीधा निगाह वहीं पड़े, एग्जाम के एकदम जस्ट पड़े। तो नोट में क्या लिखा है हमने, सीरियल्स जो होता है, सीरियल गेहूं चावल ये सब, सीरियल्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जो सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है ज़्यादातर केसेस में। वाइल लेग्यूम्स आर कॉमनली डेफिशिएंट इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग में मेथियोनिन और सिस्टीन आता है। याद रखना, जो सीरियल्स होते हैं, अनाज जो होता है, गेहूं चावल, इन सब में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। और जो पल्सेस होता है, ध्यान देना, पल्सेस, लेग्यूम्स, दाल, पल्सेस में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मेथियोनिन और सिस्टीन की कमी होती है। तो यही वजह कि दाल चावल हम साथ में खाते हैं कि एक कमी को दूसरा भरपाई कर दे, दूसरे की कमी को ये भरपाई कर दे, इसलिए साथ में दोनों को खाते हैं ना, क्योंकि एक ही चीज़ में सारा न्यूट्रिएंट नहीं होता, इसलिए मिक्स करके खाते हैं। या रोज़ खाने का जो मेन्यू होता है बदल बदल के इसलिए बनता है कि अलग अलग टेस्ट भी अलग अलग मिलता रहेगा और अलग अलग न्यूट्रिएंट भी बॉडी को मिलते रहेंगे। यही होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, यही होता है ना। तो आप ऐसा करिए, आप इसको नोट करिए बेटा, पहले लिखिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल्स है बायो फोर्टिफिकेशन के, 4 एग्जाम्पल बता रखे हैं और एग्जाम्पल एक एक ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, 10 बार पढ़ो, याद हो जाएगा सारा एक एक चीज़। हमको सारा याद है बेटा, आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, सब एक एक चीज़ याद हो जाएगा। और ऐसा पढ़ो कि माइंड में रहे, बार बार इसके लिए रिवाइज करो। एग्जाम्पल्स में पहला, इन 2000 सन 2000 में हाइब्रिड मेज वैरायटी, अभी हमने बोला था कि जो सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन की कमी होती है ज़्यादातर केसेस में, और लेग्यूम्स में जो होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की कमी होती है। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू बायोफोर्टिफिकेशन से ऐसे प्लांट वैरायटी बनाए गए कि सीरियल्स में लाइसिन ट्रिप्टोफैन ज़्यादा था, एक्सेस में था, लेग्यूम्स में जो कम होता है वही ज़्यादा था, ऐसे बनाए गए। तो देखिए, इन 2000 सन 2000 में हाइब्रिड मेज वैरायटी डेवलप किया गया, हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, मेज मतलब सीरियल, हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन वर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वैरायटी। जो नॉर्मल वैरायटी थे मेज के, उनकी तुलना में डबल लाइसिन और ट्रिप्टोफैन था। सन 2000 में ऐसे वैरायटी मेज के डेवलप किए गए थे। और कैसे डेवलप किया गया? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू, वही 5 स्टेप फॉलो करके, 5 स्टेप याद है ना, वही। तो दीज लाइसिन रिच वैरायटीज ऑफ मेज आर प्रोटीना, शक्ति और रतन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन वैरायटी है मक्के की ना, प्रोटीना, शक्ति और रतन। यहाँ पे रतन बेटा मक्के की वैरायटी है। रतन ये कोई फिजिक्स का किताब नहीं है, यहाँ पे ये मक्के की वैरायटी है। प्रोटीन रिच, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन रिच वैरायटी है, प्रोटीना, शक्ति और रतन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, व्हीट वैरायटी एटलस 66। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में आता है। एक गेहूं की एक वैरायटी डेवलप किया गया एटलस 66। ये किसी साइकिल का नाम नहीं है, यहाँ पे व्हीट की वैरायटी है एटलस 66। ये डेवलप किया गया वही 5 स्टेप प्लांट ब्रीडिंग वाला फॉलो करके, विथ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड हैज बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड व्हीट। मतलब 5 स्टेप फॉलो करके ये एटलस 66 एक गेहूं का वैरायटी डेवलप किया गया जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था बेटा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा था। और ये डोनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई दूसरा प्रोटीन रिच वैरायटी गेहूं का बनाना होता है तो इसी का जीन निकाल के उसमें ट्रांसफर किया जाता है, डोनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। अगला एग्जांपल है, इट इज पॉसिबल टू डेवलप आयरन रिच वैरायटी ऑफ राइस, ध्यान देना, कंटेनिंग मोर देन 5 टाइम्स आयरन एज मच एज आयरन एज कंपेयर टू यूजुअली कंज्यूम्ड वैरायटी। तो गेहूं मतलब चावल के वैरायटी डेवलप की गई जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली जो चावल खाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा आयरन था। ऐसे वैरायटी डेवलप किए गए राइस के, वही 5 स्टेप फॉलो करके। और IARI का नाम सुना है, नई दिल्ली, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम बता चुके हैं आपको बायोगैस वाले में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने हैज़ डेवलप्ड मैनी वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, विटामिन ए रिच PCS मतलब पम्पकिन, कैरेट और स्पिनच मतलब पालक। और विटामिन सी रिच बिटर गार्ड मतलब करेला है, बथुआ है, चिनोपोडियम।
चिनोपोडियम जो होता है एक कैम प्लांट होता है, इसका पॉलन ग्रेन ज़बरदस्त एलर्जी कराता है। बथुआ हो गया, टमाटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब डेवलप किया जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा था। कैल्शियम एंड आयरन रिच स्पिनच हो गया, पालक, बथुआ डेवलप किया। और प्रोटीन रिच बीन्स, बीन्स में ब्रॉड बीन, लबलब, फ्रेंच बीन, ये सब डेवलप किया। एंड गार्डन पीस, ये सब डेवलप किया जिसमें न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, ये सब बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब वही 5 स्टेप फॉलो करके किया गया। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन है। तो बायोफोर्टिफिकेशन से जो मल न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम है, गेहूँ, चावल, दाल, पालक, सब्जी तो हर कोई खाता है यार, तो उससे ये जो कुपोषण वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा खाया करो। पप्पू बेटा, थोड़ा तुम दुबले पतले दिख रहे हो ना, अच्छे से खाया करो। तो ये सब है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब हम एक आपको दूसरा कंसेप्ट बताने वाले हैं सिंगल सेल प्रोटीन का। सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, आप इसको लिख लीजिए पहले। तो अगला हेडिंग है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है, इस शब्द का क्या मीनिंग है, आप समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन एक्चुअल में है क्या बेटा, आप थोड़ा सा ना हम अभी माहौल बनाते हैं 2 मिनट में, उसके बाद बताएंगे सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड था, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड मतलब जो बहुत पुराने ज़माने में खेती होता था, तो पैदावार इतना ज़्यादा था नहीं, खेत में मतलब अनाज को बो दिया, हार्वेस्ट कर लिया, कोई प्रॉपर मेथड था नहीं, कोई अलग से टेक्निक था नहीं कि इंक्रीज किया जाए प्रोडक्टिविटी। तो इतना ज़्यादा सफिशिएंट पैदावार नहीं होता था ग्रेन का। और जो ग्रेन प्रोड्यूस भी होता था, जो ग्रेन प्रोड्यूस भी होता था, उसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता था। प्रोटीन कंटेंट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कंटेंट बहुत कम होता था। तो conventional agricultural methods was not able to meet the demand of energy enough food। एक तो पैदावार भी कम था और दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बहुत कम था, क्वालिटी भी कम था। तो साइंटिस्ट के मन में एक विचार आया, ध्यान देना, तो पैदावार कम था और इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता था। तो साइंटिस्ट के मन में एक विचार आया कि पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और न्यूट्रिएंट का डिमांड, फूड का डिमांड इतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना लोगों का जो ध्यान है वो प्लांट ब्रीडिंग से एनिमल ब्रीडिंग की तरफ शिफ्ट किया जाए। ध्यान देना, प्लांट ब्रीडिंग से एनिमल ब्रीडिंग की तरफ शिफ्ट किया जाए, मतलब अनाज से मीट की तरफ, मुर्गा, मछली, अंडा की तरफ शिफ्ट किया जाए। प्लांट ब्रीडिंग से एनिमल ब्रीडिंग की तरफ किया जाए, बॉटनी से जूलॉजी की तरफ शिफ्ट किया जाए, ऑनीस सर से रवि सर की तरफ, मतलब रवि सर से ऑनीस सर की तरफ शिफ्ट किया जाए लोगों का ध्यान। लेकिन ये इतना आसान था नहीं, रवि सर को इग्नोर करना इतना आसान नहीं था भाई, बॉटनी से जूलॉजी की तरफ शिफ्ट करना इतना आसान बात नहीं था। क्यों? क्योंकि मतलब प्लांट ब्रीडिंग से एनिमल ब्रीडिंग की तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, मतलब कहने का मतलब लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे तो ग्रेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और लोग एनिमल ब्रीडिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ना बैलेंस बन जाएगा, मतलब अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब लोग खाना शुरू कर देंगे अगर, तो प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर लोड क्या होगा, कम हो जाएगा, ये बात था। लेकिन इतना आसान काम नहीं था ये। अरे भाई आप बताओ, जो जानवर है, मालूम मुर्गा है, मछली है, जैसे मान लीजिए मुर्गा है, चिकन है, या फिर आप ये देखिए जैसे गोट है, ये सब है, तो उसको भी तो अनाज खिलाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए बकरा है, बकरे को 3 से 10 किलोग्राम, 3 to 10 किलोग्राम अनाज खिलाओगे तब जाके उसमें 1 ग्राम मांस बढ़ेगा, 1 ग्राम उसका वजन बढ़ेगा। और इतना अनाज होता तो खुदे खा लेते भाई साहब। शिफ्टिंग वाला मामला इतना अच्छा चला नहीं, तो जो शिफ्टिंग वाला मामला था ये फेल हो गया। तो देखिए द शिफ्टिंग फ्रॉम, ये देखिए द शिफ्टिंग, तो पहले सुनिए, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड्स वर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी इनफ फूड विच विथ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, विथ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ऐसे में द शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रेन टू मीट वॉज नॉट सो सक्सेसफुल as it takes about 3 to 10 kilogram of grain to produce 1 kilogram of meat,
बाय एनिमल फार्मिंग। जानवर को पाल रखे हो आप, उसको 3 से 10 किलोग्राम अनाज खिलाओगे तब जाके उसमें 1 किलो मीट बढ़ेगा, और इतना अनाज होता तो खुदे खा लेते भाई साहब। ये शिफ्टिंग वाला मामला क्यों दिमाग में आता ना। तो SCP सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन नाम से ये पता चल रहा है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इनको फूड सप्लीमेंट की तरह खाया जाता है, नाम से पता चल रहा है। लेकिन एक बार बताएं, सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है ये ज़्यादातर केसेस में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लेकिन हमेशा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट रिएक्शन अंधेरे में थोड़ी ना होता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। एक तरीके से ये मान लो ये मिसनॉमर टाइप का है। सिंगल सेल प्रोटीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी मिल सकता है, याद रखना। तो सिंगल सेल प्रोटीन इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प है। किसका विकल्प है? मीट का और अनाज का, क्योंकि मीट और अनाज का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था या शिफ्टिंग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो साइंटिस्ट को मीट और ग्रेन इसके अलावा एक और ज़बरदस्त सोर्स मिल गया प्रोटीन का। तो अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया प्रोटीन, प्रोटीन रिच बायोमास। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन है, प्रोटीन रिच बायोमास है, विच इज टेकन एज फूड। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन रिच बायोमास है माइक्रोब का, ध्यान देना, प्रोटीन रिच बायोमास है ये माइक्रोब का, विच इज टेकन एज फूड। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? प्रोटीन रिच बायोमास ऑफ माइक्रोब्स, मोस्टली सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स विच आर कंज्यूम्ड एज फूड। तो टर्म SCP मिसनॉमर, मिसनॉमर टर्म है। मिसनॉमर मतलब जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के घर का नाम छोटू रख दें तो सही नाम है कि मिसनॉमर है? गलत नाम दे दिया गया ना, उनका लंबाई तो बहुत ज़्यादा है भाई और नाम है छोटू, तो गलत हो गया ना। तो ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन ये मिसनॉमर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलता है। SCP इज मिसनॉमर बिकॉज मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड एज SCP। नो डाउट सिंगल सेल प्रोटीन मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलता है, सिंगल सेल्ड माइक्रोब से मिलता है, लेकिन मल्टी सेल्ड माइक्रोब से भी मिलता है, ठीक है। SCP इज द रिच इन प्रोटीन्स, पुअर इन, सिंगल सेल प्रोटीन इज रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन रिच होता है, पुअर इन फैट्स, फैट डेफिशिएंट होता है। और वैसे भी ह्यूमन का जो फूड होता है, क्या प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट फूड खाओ और फैट डेफिसिट को। फैट का बढ़ना सही नहीं है बॉडी में, प्रोटीन का बढ़ना ठीक है ना। SCP इज रिच इन प्रोटीन, पुअर इन फैट्स। SCP इज प्रोसेस्ड, जो सिंगल सेल प्रोटीन है, क्योंकि माइक्रोब से डिराइव्ड प्रोडक्ट है जिसको हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है बेटा। ये नहीं कि आँख मूंद के खा लो आप, उसमें माइक्रोब का टॉक्सिन भी तो हो सकता है। तो SCP इज प्रोसेस्ड टू रिमूव एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। माइक्रोब का न्यूक्लिक एसिड नहीं खाना है, एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन बायोमास। तो सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रोब डिराइव्ड होता है, तो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि इसमें जो अब जैसे माइक्रोब है टॉक्सिन भी ले सकता है, टॉक्सिन भी इसमें हो सकता है, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन जो भी पढ़ा होगा आपने, या फिर माइक्रोब है तो सॉइल से टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी ले सकता है उसको एसिमुलेट करने के लिए, या उसका न्यूक्लिक एसिड खुद है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसका प्रोसेसिंग करके हटा देते हैं। वो काम का थोड़ी ना है, उसका प्रोटीन हमको लेना है, उसका न्यूट्रिएंट लेना है हमको ना। एग्जाम्पल देखिए सिंगल सेल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल, सबसे पहले फंजाई। फंजाई में एक फंजाई है ईस्ट, कैंडिडा यूटिलिस, सिंगल सेल फंजाई है। और मशरूम, मशरूम मल्टी सेलुलर फंजाई होता है एस्कोमासिटीज का ना, जैसे एगेरिकस वगैरह, तो मशरूम हो गया। और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो स्पारुलिना, जैसे स्पारुलिना का नाम सुना होगा आपने, स्पारुलिना जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, और इसको ग्रो कराना बहुत ही आसान है भाई, ये मार्केट में बिकता। ये आप देखो ना, मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, आप मेडिकल स्टोर में चले जाओ तो स्पारुलिना का टैबलेट भी आता है, टैबलेट भी स्पारुलिना का आता है, वो पैसे से बहुत महंगा भी बिकता है, तो प्रोटीन रिच होता है। स्पेस ट्रेवलर भी उसको खाता है, आप भी खा सकते हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, घर से बाहर रहते हो, तो
जाहिर सी बात है, हॉस्टल में मान लो रहे तो इतना घर का खाना अलग होता है, हॉस्टल का खाना अलग होता है, तो आप स्पारुलिना कंज्यूम कर सकते हो प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो स्पारुलिना कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ है, जानवरों के लिए भूसा जो होता है, मोलासेस शुगर केन का वेस्ट होता है, एनिमल्स मेन्योर जो गोबर वगैरह होता है उनके ऊपर, एंड सीवेज जो गंदगी नहीं, सीवर का पानी, उस पर भी ये ग्रो कर जाता है, सीवेज पे भी ग्रो कर जाता है, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कई अलग अलग न्यूट्रिएंट ये प्रोड्यूस करता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और क्योंकि साइनोबैक्टीरिया गंदगी में ग्रो करता है तो गंदगी को कंज्यूम करेगा, उससे अपना बायोमास बढ़ाएगा, तो इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गंदगी में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो देखिए ये गंदगी में ग्रो करता है और गंदगी में ग्रो करके ये निखर गया और आपका स्वास्थ्य सुधर गया इसको खाकर ना, ये देखिए आप। तो इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और तीसरा एग्जांपल हमने लिया बैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया ये था स्पारुलिना। बैक्टीरिया 250 किलोग्राम, ध्यान देना, गाय तो बहुत मोटी चौड़ी लंबी होती है ना, गाय 250 किलोग्राम, 2-2.5 कुंटल की गाय है, उससे जो मिल्क मिल रहा है पूरे दिन भर में, प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। उससे जो केसीन मिलेगा, दूध को अगर केसीन निकालोगे 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ 250 ग्राम, ध्यान देना 250 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 250 ग्राम बैक्टीरिया ले लो जिसका नाम है मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस, एक बैक्टीरिया मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस, सिर्फ आप 250 ग्राम ले लो बैक्टीरिया, इट प्रोड्यूसेस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे ड्यू टू इट्स वेरी हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो 200, ध्यान देना, 250 ग्राम बैक्टीरिया ले लो आप मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस, ये 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा पर डे, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट, बायोमास प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। 20 मिनट में तो बैक्टीरिया डबल हो जाता है। 250 ग्राम ले लोगे तो कितना बायोमास प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा। और 250 ग्राम की गाय है, उससे 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस होगा बस। और 250 ग्राम हमने बैक्टीरिया लिया है, इससे 25 टन प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन पर डे, इसका बायोमास प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, इसके साथ एक लफड़ा है, एक बहुत बड़ा समस्या है। एक बार बताइए, हम अगर आपको बोले कि आप बैक्टीरिया लो, ये बैक्टीरिया आप खा लो, आप खाओगे क्या? हम आपको बोले ये फंजाई आप खा लो, खाओगे क्या? बोलोगे भक हम क्यों खाएं बैक्टीरिया, क्यों खाएं फंजाई, हम माइक्रोब क्यों खाएं? लोगों का सोच देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी सोच है। आप लोगों का सोच बदलना बहुत मुश्किल है भाई साहब। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अगर आप किसी को बोलोगे कि बैक्टीरिया खाओ, फंजाई खाओ, वो खाएगा क्या? बोलेगा बक हम माइक्रोब क्यों खाएं, या माइक्रोब डिराइव्ड प्रोडक्ट क्यों खाएं हम? तो लोगों का सोच बदलना बड़ी मुश्किल है। तो एक बार बताइए, लेकिन ये जो मशरूम है, मशरूम का कंजम्पशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है। हर शादी ब्याह में देखिए मशरूम का आइटम होता है और लोग खाते भी, खूब भीड़ लगाए रहते हैं, लाइन ले लेके खाते हैं लगा के। मशरूम का कंजम्पशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो मशरूम क्या कोई ये जलेबी है क्या? ये जलेबी थोड़ी ना, मशरूम क्या है भाई, मशरूम फंजाई ही है, मशरूम फंजाई ही है। मशरूम का कंजम्पशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है, मशरूम का कंजम्पशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है, लोग बहुत ज़्यादा मशरूम खाते हैं। और मशरूम का कंजम्पशन इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है तो इसने लोगों को, साइंटिस्ट को ये बिलीव करने पे, ये मतलब साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा दिया कि माइक्रोब को भी एज अ फूड एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्योंकि मशरूम भी कोई अमृति थोड़ी ना है, जलेबी थोड़ी ना है, ये क्या है, फंजाई ही है, माइक्रोब ही है भाई, इसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार से खाते हैं। तो बैक्टीरिया खाने में क्या दिक्कत है? जब मशरूम लोग इतने प्यार से खा रहे हैं जो फंजाई है, तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया खाने में क्या दिक्कत है? जो उसकी भौजाई है, क्या दिक्कत है खाने में यार? जब फंजाई है खा सकते तो ये खाने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो इसी का रिश्तेदार है, क्या दिक्कत है खाने में भाई? वो भी माइक्रोब, ये भी माइक्रोब, तो खाओ यार, क्या दिक्कत है? लेकिन वह सोच वाली बात है ना। तो जब फंजाई का कंजम्पशन इतना लार्ज स्केल पे होता है तो ये साइंटिस्ट को बिलीव करने पे, ये मतलब बिलीव एक पैदा कर दिया कि माइक्रोब को भी लोग
एक्सेप्ट कर सकते हैं फूड की तरह। अपने यहाँ गांव में तो भाई साहब चाउमीन तक नहीं खाते, दादा दादी चाउमीन तक नहीं खाते, अरे केचुए की तरह दिख रहा है, कौन खाएगा। ये सब बैक्टीरिया फंजाई की बात तो बहुत दूर की है ना। ठीक है बेटा, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। तो टिश्यू कल्चर, ध्यान देना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर, यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एक एनिमल टिश्यू कल्चर भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म इन स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशंस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। बेटा टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो मेथड है। इन विट्रो मेथड का मतलब हम टेस्ट ट्यूब में या लैब में ये प्रोसेस कराएंगे हम, और खुद न्यूट्रिएंट बनाएंगे, सिंथेटिक न्यूट्रिएंट बनाएंगे। नेचुरल न्यूट्रिएंट होता है सॉइल, ध्यान देना, जो सॉइल होता है, सॉइल को हम बोलते हैं नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम। नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम, सॉइल जो होता है नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। और जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में सिंथेटिक या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में खुद आप बनाते हो न्यूट्रिएंट्स, ध्यान देना, टिश्यू कल्चर में आप खुद न्यूट्रिएंट्स बनाते हो, सॉइल नहीं यूज करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज करके खुद न्यूट्रिएंट बनाते हैं जिसमें प्लांट को ग्रो कराते हैं टेस्ट ट्यूब में या लैब में। तो द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, प्लांट का सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या खुद प्लांट को हम ग्रो कराते हैं एसेप्टिक कंडीशन में। एसेप्टिक मतलब स्टेराइल कंडीशंस में, इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, मतलब लाइट टेम्परेचर सब कंट्रोल में रहता है लैब के अंदर, फील्ड कंडीशन से अलग कंडीशन रहता है टिश्यू कल्चर लैब में। तो इट इज इन विट्रो प्लांट प्रोपेगेशन मेथड, ठीक है, फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट मेथड है। जो टिश्यू कल्चर है फास्ट और एफिशिएंट मेथड होता है। यहाँ कोई मियोसिस या सिंगमी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एक तरीके का वेजिटेटिव मेथड है ना। इट इज़ इन विट्रो प्लांट प्रोपेगेशन मेथड। तो ये जो मेथड है बेटा, ये वेजिटेटिव मेथड है प्लांट को ग्रो कराने का, वेजिटेटिव मेथड। ये कोई सेक्सुअल मेथड नहीं है, ध्यान देना, ये कोई सेक्सुअल मेथड नहीं है, ये वेजिटेटिव प्लांट को प्रोपेगेशन मेथड, प्लांट को प्रोपोगेट कराने का वेजिटेटिव मेथड है और बहुत फास्ट मेथड होता है, इन विट्रो मेथड है। तो एक शब्द यूज होता है एक्सप्लांट, तो बहुत तेजी से यहाँ, मतलब जैसे आप देखिए एक लीफ है, एक लीफ, हम टिश्यू पहले कॉलेज में हम पढ़ाए थे, 2012 में हम कॉलेज में पढ़ाते थे, तो टिश्यू कल्चर लैब में प्रैक्टिकल करवाते थे। अगर कोई बच्चा हमसे फेसबुक पे जुड़ा हो तो फेसबुक पेज पे देखना। तो टिश्यू कल्चर लैब में भी अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा फ़ोटो शेयर किया था, उसमें हम टिश्यू कल्चर लैब में थे और टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रो कराए हुए थे। तो वही स्टूडेंट था, वो MSc का स्टूडेंट, वो लिया हुआ था, साथ में फ़ोटो खिंचाया हुआ था। तो टिश्यू कल्चर लीफ लेते थे, प्लांट का लीफ लेते थे, उसको कई टुकड़ों में काट के ना न्यूट्रिएंट के ऊपर ग्रो कराते थे और लीफ से पूरा का पूरा प्लांट बना देते थे। वो लीफ का टुकड़ा क्या था? एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट। और उससे पूरा का पूरा प्लांट बनना क्या था? प्लांट बनने का जो कैपेसिटी था वो था टोटीपोटेंसी। तो देखिए जरा, एक्सप्लांट क्या है? द प्लांट पार्ट विच इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम, टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में जो ग्रो कराया गया, इज कॉल्ड एक्सप्लांट। जैसे लीफ है, मेरिस्टेम है, या कोई पॉलन ग्रेन है, कुछ भी है। द प्लांट पार्ट विच इज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट से, उस लीफ के टुकड़े से पूरा का पूरा प्लांट बन जाना, कंप्लीट प्लांट बन जाना, टोटीपोटेंसी होता है। टोटीपोटेंसी मतलब, टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब पावर, टोटल पावर, टोटल पोटेंशियल किसका? एक्सप्लांट का। क्या बनाने का? पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट बना देने का होता है टोटीपोटेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लांट टू प्रोड्यूस या जनरेट होल प्लांट, एंटायर प्लांट, एक लीफ के टुकड़े से पूरा प्लांट बन गया, ये था टोटीपोटेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लांट टू जनरेट ए होल या एंटायर प्लांट इज कॉल्ड from any explant is called टोटीपोटेंसी। तो एक्सप्लांट से, एक्सप्लांट वही लीफ का टुकड़ा था, यह स्टेम, मेरिस्टेम था, जिसको हमने टिश्यू कल्चर में ग्रो कराया, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया और उससे पूरा प्लांट बना लिया। तो प्लांट बनाने का जो उसका कैपेसिटी था एक्सप्लांट का, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी।
टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम, जो टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट होता है बेटा, टिश्यू कल्चर में जो आप न्यूट्रिएंट यूज करते हैं उसका कंपोजिशन क्या है हम आपको बता दें। उसके कंपोजिशन में देखिए कार्बन सोर्स होता है, जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन सोर्स लेता है लैक्टोज को, मतलब कार्बन सोर्स बैक्टीरिया लेता है लैक्टोज, लैक ऊपर पढ़ा था ना, ऐसे ही टिश्यू कल्चर में हम कार्बन सोर्स यूज करते हैं सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट बहुत सारी यूज करते हैं, वाइटामिन यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लेते हैं, ध्यान देना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लेते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आप देखोगे प्लांट हार्मोन बोलते हैं ना, जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। ऑक्सिन में जैसे 2,4-D ले लिया, साइटोकाइनिन में जैसे बाप ले लिया, बाप क्या होता है, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन साइटोकाइनिन है ना, ये सब हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ हार्मोन। और बेटा याद रखना ये साइटोकाइनिन है, ये ऑक्सिन है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो डिसाइड करता है टिश्यू कल्चर में क्या बनने वाला है, मार्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस को डिफाइन करता है। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा मतलब साइटोकाइनिन ज़्यादा ऑक्सिन कम है, तो सूट का ग्रोथ होगा, सूट फॉर्मेशन होगा। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो कम है, मतलब ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन कम है, तो रूट का ग्रोथ होगा। अगर दोनों का रेशियो बराबर है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का रेशियो बराबर है, तो कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब वो जो कैलस होगा वो रूट और सूट में डिफरेंशिएट नहीं होगा भाई साहब, अनडिफरेंशिएटेड होगा। अच्छा ये बताइए जो टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर में कोकोनट मिल्क का क्यों यूज होता है, नारियल पानी क्यों लिया जाता है टिश्यू कल्चर में? क्योंकि जो नारियल पानी होता है, कोकोनट मिल्क होता है, इज द रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। उसमें साइटोकाइनिन बहुत एक्सेस में रहता है, वो रिच सोर्स है साइटोकाइनिन का, इसलिए उसको लिया जाता है। और ये जो पूरा न्यूट्रिएंट है ना, इसमें वाटर भी रहता है, सब कुछ मिला के जो पीएच है वो 5.7 मेंटेन किया जाता है, एसिडिक पीएच मेंटेन किया जाता है 5.7। टिश्यू कल्चर में जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसका पीएच 5.7 के आसपास मेंटेन करते हैं, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। और अच्छा एक नाम है जी हेबरलैंड। जी हेबरलैंड एक साइंटिस्ट थे, इनको बोलते हैं इज नोन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के फादर बोलते हैं इनको, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। अच्छा ये जो सॉयल होता है बेटा, सॉयल नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडिया है, नेचुरल है, जबकि जो टिश्यू कल्चर में जो न्यूट्रिएंट यूज करते हैं सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, मतलब खुद से बनाया गया है न्यूट्रिएंट है ना, ये खुद से सॉल्ट है, वाइटामिन है, हार्मोन्स है, कार्बन सोर्स है, ये सब हम यूज कर रहे हैं ना। अमाइनो एसिड्स हो गया, इसके अलावा आप देखिए अमाइनो एसिड्स भी यूज करते हैं, तो ये सब खुद आपने ऐड किया, तो ये सिंथेटिक होता है। बाकी सॉइल जो होता है वो नेचुरल न्यूट्रिएंट मीडिया होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप लिखिए। ये बताइए कैलस क्या होता है, कैलस, कैलस जो होता है अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ, अनडिफरेंशिएटेड है। अच्छा अगर वही हम बता रहे थे, अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन अगर इसका रेशियो बराबर रहे तो ना तो रूट बनेगा ना तो सूट बनेगा, इक्वल रहेगा तब, तो इससे होगा कैलस का फॉर्मेशन। और कैलस क्या है, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब वो रूट और सूट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, वो रूट और सूट में डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है कैलस। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। तो एक टर्म यूज होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है पैथोजन फ्री चीज़ों को बनाना। एक्चुअल में जो टिश्यू कल्चर होता है, हमने बताया था टिश्यू कल्चर ये बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक है, एसेप्टिक है। सेप्सिस या माइक्रोबियल का इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं होता, सारा कंडीशन एसेप्टिक होता है। तो स्टेरिलाइजेशन में हम करते क्या है बेटा, द एक्सप्लांट्स कल्चर वेसल्स, मतलब टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गया, लैब वेयर्स हो गया, न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, एंड द इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यूज्ड इन टिश्यू कल्चर आर मेड माइक्रोब्स फ्री।
माइक्रोब फ्री बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि माइक्रोब का इन्फेक्शन ना होने, तो आपका पूरा सैंपल खराब हो जाएगा। तो फॉर एक्सप्लांट्स, अगर एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट के लिए सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। प्रोसेस इज यूज्ड वेयर एक्सप्लांट्स आर ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। अगर एक्सप्लांट को हमको स्टेरिलाइज करना है एक्सप्लांट को, तो हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम एक्सप्लांट को एंटी माइक्रोबियल केमिकल से ट्रीट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल में जैसे क्लोरॉक्स से ट्रीटमेंट कर दिया, एंटी माइक्रोबियल केमिकल होता है। और कल्चर वेसल्स है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट है, लैब वेयर्स है, इस सब के लिए हम क्या करते हैं ना, इन सब के लिए हम एंड इंस्ट्रूमेंट्स सब के लिए हम स्टीम है, ड्राई हीट है, या फिर अल्कोहल सॉल्यूशन है, या फिर फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर न्यूट्रिएंट्स उसमें फिल्टर कर लेंगे तो माइक्रोब भी ऊपर रह जाएगा ना। फिल्टर यूज करते हैं, इज यूज टू मेक देम माइक्रोब फ्री। इसको बोलते हैं कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन दो तरीके का, सरफेस और कंप्लीट। सरफेस एक्सप्लांट के लिए करते हैं केमिकल का यूज करके। कंप्लीट में बहुत सारे मेथड हमने बताए अभी, हीट है, अल्कोहल है, इन सब का यूज करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। ये सब लैब वेयर्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इन सब के लिए किया जाता है ना। न्यूट्रिएंट को फिल्टर कर लो आप, या उसको हीट दे दो, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर रख दोगे, माइक्रोब मर जाएगा, ये सब है। एक टर्म यूज होता है बेटा, स्टेरिलाइजेशन हो गया। एक टर्म यूज होता है कैलस कल्चर, और एक शब्द यूज होता है सस्पेंशन कल्चर। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक है, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। तो ध्यान देना, कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। तो इसमें क्या किया जाता है, अनडिफरेंशिएटेड या अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। कैलस कल्चर के केस में जो न्यूट्रिएंट, जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में, हम आपको बताएं, जो आपको फोकस करना है। कैलस कल्चर में जो न्यूट्रिएंट होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, एक लिक्विड फूड होता है, एक सॉलिड फूड होता है। तो कैलस कल्चर के केस में जो न्यूट्रिएंट रहता है सॉलिड फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म में रहता है, कंटेनिंग ऑक्सिन में 2,4-D है, एंड साइटोकाइनिन में BAP, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन है। तो ऑक्सिन से रूट बनता है, साइटोकाइनिन से सूट बनता है। अब जैसे लीफ है, लीफ को एक्सरसाइज कर लिया, कई पार्ट में कट कर लिया, आपको छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े मिल गए, एक्सप्लांट मिल गया। अब एक ये पेट्री डिश है, दिख रहा है आपको, ये पेट्री डिश है। तो बेटा ये जो पेट्री डिश होता है ना, इसमें एगर डाल देते हैं। एगर आपने पढ़ा था 11th में, रेड एल्गी में पढ़ा था, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, उससे एगर पाउडर मिलता है ना। तो इस पाउडर को पानी में मिला के थोड़ा हीट करके जेल के फॉर्म में बना लेते हैं, फिर पेट्री डिश पे डाल देंगे, कुछ देर बाद ये एकदम सॉलिड हो जाता है, वैक्स की तरह बन जाता है। तो एगर जो होता है ना, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज किया जाता है। एग्रोज जो होता है, एगर का ही पॉलीमर होता है, नेचुरली ये मिलता है ना, प्लांट से, एल्गी से मिल रहा है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, रेड एल्गी से। तो अगर एक प्लेटफॉर्म यहाँ दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इसी प्लेटफॉर्म पे हम न्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स, और एक्सप्लांट को ऐड कर देंगे, तो इससे प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा ना। ऑक्सिन से रूट बन जाएगा, साइटोकाइनिन से सूट बन जाएगा, तो सॉलिड मीडियम में एक्सप्लांट ग्रो करा लेते हैं, पूरा प्लांट बन जाता है टोटिपोटेंसी से ना। सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, सस्पेंशन कल्चर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म में होता है न्यूट्रिएंट। अब जैसे मान लीजिए ये लीफ है, लीफ को क्या किया, एक्सरसाइज किया, कई सारे टुकड़ों में काट लिया, बहुत सारे आपको एक्सप्लांट्स मिल गए। अब इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, आपने क्या किया, एक्सप्लांट को डाल दिया ये। अब इसमें जाहिर सी बात है हार्मोन वगैरह भी है, तो इससे सूट सिस्टम भी बनेगा, इससे रूट सिस्टम भी बनेगा, दोनों बनेगा, सूट और रूट दोनों बनेगा। ये प्लांटलेट बन गया, प्लांटलेट। अब बेटा ये जो प्लांटलेट है ना, एक चीज़ ध्यान देना, ये प्लांटलेट बन गया। अब एक बार बताइए, धीरे धीरे प्लांटलेट का साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो प्लांटलेट का जैसे साइज बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, तो टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन भी तो होगा। आप देखो ना, जब आप 5 साल के थे तो आधी रोटी खाते थे, अब आप 15, 17, 18 साल के हो गए तो आप 3 रोटी 4 रोटी खाते हो ना। तो जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है सेल का नंबर बढ़ेगा,
बायोमास बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इसमें टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिएंट वगैरह होगा वो डिप्लीट होता जाएगा। तो हम करते क्या हैं, जो प्लांटलेट है वो डैमेज ना हो जाए, मर ना जाए, इसके लिए इसको हम निकाल के ना, इस टेस्ट ट्यूब से निकाल के दूसरे कल्चर वेसल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट एकदम फ्रेश होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग क्या है, जो एक्सप्लांट ग्रो कर रहा है धीरे धीरे जब उसका साइज बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो डैमेज ना हो जाए, मर ना जाए, तो इसके लिए हम इसको निकाल के ना फ्रेश कल्चर वेसल में ट्रांसफ़र कर देंगे, फ्रेश ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पर न्यूट्रिएंट एकदम फ्रेश धरा होगा, मतलब एकदम रखा होगा, एकदम डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। यहाँ भी करते हैं और सब कल्चरिंग यहाँ भी करते हैं ना। उसके बाद ये जो प्लांटलेट है, इस प्लांटलेट को आप सीधे फील्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ ग्रो कर रहा है भाई, ये टिश्यू कल्चर लैब में ग्रो कर रहा है ना, ये टिश्यू कल्चर लैब में ग्रो कर रहा है। लैब में कंडीशन एकदम फेवरेबल होता है, फील्ड में कंडीशन एकदम एक्सट्रीम होता है, तो यहाँ से इसको सीधे हम फील्ड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कोई अगर डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट मैच खेल रहा है तो उसको आप सीधे ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ना भेज दोगे खेलने के लिए, जाहिर सी बात है, थोड़ा और इंडिया में कहीं इधर उधर पहले खिलाएंगे ना। तो ऐसे जो फील्ड में ग्रो कर रहा था एकदम, यहाँ लैब में ग्रो कर रहा था एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन में, लैब में तो टेम्परेचर लाइट सब अपने कंट्रोल में होता, कितना भी कम ज़्यादा कर लो, यहाँ एकदम मौज में था, मज़े में था। अब उसको सीधे फील्ड में थोड़ी ना ट्रांसफ़र कर दोगे, फील्ड में कंडीशन तो एकदम एक्सट्रीम में होता है, एक्सट्रीम होता है, कभी लाइट कम, कभी लाइट ज़्यादा, कभी बारिश बहुत ज़्यादा। रियल में तो कंडीशन बड़ा एक्सट्रीम रहता है, यहाँ तो एकदम आराम से था। अगर सीधे आप इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे फील्ड में तो ये प्लांट मर जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट का हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग एक प्रोसेस है, हम बताएंगे अभी। प्लांट को एडजस्ट कराते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन आपको ऐसे ही फील्ड में मिलेगा, एडजस्टमेंट कराते हैं, उसके बाद इसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्लांट को हार्डनिंग के बाद ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी दो शब्द आपको बताना है, सब कल्चरिंग क्या है और हार्डनिंग क्या है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम बता रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, सब कल्चरिंग और हार्डनिंग। सब कल्चरिंग का मतलब यही था, आप देखिए अभी हमने बोला था, फिर से समझा दें कि जो टिश्यू या सेल्स हैं, ठीक है, जो टिश्यू या सेल्स है, चाहे वो कैलस कल्चर हो या सस्पेंशन कल्चर हो, दोनों कल्चर में आप देखोगे जो टिश्यू या सेल्स न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ग्रो करेंगे जब वो, तो सेल का नंबर बढ़ेगा और टिश्यू नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा, उनका साइज बढ़ेगा, तो न्यूट्रिएंट्स जिस मीडियम में रहेंगे, चाहे कैलस कल्चर हो या सस्पेंशन कल्चर हो, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट होगा, न्यूट्रिएंट डिप्लीट होगा। तो जो नए नए सेल्स बन रहे हैं वो सेल्स मर ना जाएं, वो डैमेज ना हो जाएं, इसलिए बार बार जो अपना कल्चर होता है, जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या एक्स प्लांट्स हैं, उनको हम अलग दूसरे कल्चर वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट एकदम फ्रेश रहता है, डैमेज होने से बचाने के लिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चरिंग। तो देखिए, इन कैलस एज वेल एज सस्पेंशन कल्चर्स, एज द नंबर ऑफ सेल्स या टिश्यूज एंड बायोमास इंक्रीजेज विथ टाइम के साथ साथ बढ़ना ही है, द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजेज या एग्जॉस्ट टू प्रिवेंट, आगे लिखा है टू प्रिवेंट डैमेज एंड स्टार्वेशन, मतलब वो भूखे ना मर जाए, स्टार मतलब भूखे ना मर जाए या डैमेज ना हो जाए, जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, एक्स प्लांट्स हैं। द प्लांटलेट्स या सेल्स या टिश्यूज आर रेगुलरली ट्रांसफर्ड टू द न्यू कल्चर वेसल, नए ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे कंटेनिंग फ्रेश मीडियम, प्रोसेस कॉल्ड सब कल्चरिंग। ठीक है, अगला कंसेप्ट है हार्डनिंग। हार्डनिंग का क्या मतलब है, हमने बताया नहीं था, लैब में कंडीशन एकदम कंट्रोल्ड होता है, आपको अपने हाथ से टेम्परेचर सेट करना है, लाइट अपने हिसाब से आपको रखना है, सब कुछ है, कंट्रोल्ड कंडीशन होता है लैब में। लेकिन फील्ड में कंडीशन कंट्रोल्ड नहीं रहता, भगवान के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी वाला, कभी बहुत ज़्यादा लाइट है, कभी कम लाइट है, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कभी कम है, वहाँ कंडीशंस एक्सट्रीम रहता है। लैब में प्लांट मौज में रहता है और फील्ड में प्लांट एकदम जैसे फौज में रहता है। फौज, जो आदमी फौज में रहते हैं, जो आर्मी मैन फौज में रहते हैं, उनसे पूछो क्या दिल पे बीतती होगी, वहाँ कितने सर्दी में रहते हैं, कितनी गर्मी में रहते हैं, आप पूछो ना उनसे। देश की सेवा जो कर रहे होते हैं, कितने आप मौज में हो, वो फौज में है।
बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो वैसे ही है ना, जो प्लांट लैब में एकदम मौज में ग्रो कर रहा है उसको सीधे आप फील्ड में ट्रांसफ़र कर दोगे एकदम जैसे फौज में, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो, क्योंकि वो मज़े में रहने की आदत थी, आप सीधे उसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये सही नहीं है। जैसे मान लो आपको सिर्फ पढ़ाया जाए, आपको सिर्फ क्लास में या कोचिंग में पढ़ाया जाए और पढ़ाने के बाद सीधे नीट के एग्ज़ाम में बिठा दिया जाए कि आप बस एग्ज़ाम दे दो, एक भी टेस्ट ना हो, एक भी प्रैक्टिस ना हो, तो आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे पेपर देख के, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही नहीं हुआ ना, एडजस्टमेंट ही आपको नहीं कराया गया। तो वैसे ही हम उस प्लांट को जो लैब में ग्रो कर रहा है टिश्यू कल्चर में, सीधे हम फील्ड में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि लैब में एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में था, लैब में एकदम कंट्रोल्ड कंडीशन में था, फेवरेबल कंडीशन में था, ऑप्टिमम कंडीशन में था, और फील्ड में एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होता है खेत में। तो उसको हम पहले क्या करते हैं ना, उस प्लांटलेट को हम आदत डलाते हैं कि तुमको ऐसे फील्ड में कंडीशन मिलने वाला है, आदत डलाते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं। जैसे तुम लोगों को पहले प्रॉपर प्रैक्टिस होता है तब जाके नीट का एग्ज़ाम आप देते हो ना, तो ऐसे प्लांट, उस प्लांट को जो ऑप्टिमम कंडीशन में लैब में ग्रो कर रहा था उसको हम क्या करते हैं, ध्यान देना, उसको हम एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कराते हैं। जैसे लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में ग्रो कराते हैं एडजस्टमेंट के लिए, टॉलरेंस के लिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग, ठीक है। तो उसको लो लाइट है, ध्यान देना, लो टेम्परेचर नहीं, लो लाइट है, लो लाइट और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, ऐसे ही कंडीशन उसको फील्ड में मिलने वाला है, तो लो लाइट और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में उसको रखते हैं ताकि आदत पड़ जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग। तो देखिए, द प्लांटलेट्स ग्रोइंग इन द कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम इन लैब आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द फील्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस in field, rather they are kept at low light, ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, they are kept at low light and high humidity conditions for adjustment, या फिर हम बोलते हैं for making them tolerant या resistant, process is called hardening, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग, ठीक है। अब आगे हमने लिखा है टाइप ऑफ एक्सप्लांट्स। एक्सप्लांट कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ एक्सप्लांट्स। तो एक्सप्लांट कई टाइप का होता है, जैसे मेरिस्टेम हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, एंथर हो गया, ये सारे एक्सप्लांट की तरह काम कर सकते हैं। मेरिस्टेम, प्रोटोप्लास्ट, एम्ब्रियो और एंथर, ये सभी ना एक्सप्लांट की तरह काम कर सकते हैं। तो आप देखिए, मेरिस्टेम कल्चर, एक टर्म यूज होता है मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है हम आपको बता दें। जो मेरिस्टेम कल्चर है, एक एक करके हम बात करेंगे। मेरिस्टेम कल्चर, फिर प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करेंगे, एम्ब्रियो का कल्चर करेंगे, एंथर का कल्चर करेंगे। एक एक शब्द के बारे में आपको बता देते हैं क्या है, ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर का मतलब है इट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन, ध्यान देना, मेरिस्टेम कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, नीट में क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। अगर कोई प्लांट है जिसको पैथोजन का इन्फेक्शन हो रखा है, ध्यान से सुनना एक एक लफ्ज़, मेरिस्टेम कल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें ज़बरदस्त तरीके से वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है, पैथोजन का इन्फेक्शन हो रखा है, और आपको उसी प्लांट से एक्स प्लांट लेना है और उससे ऐसा प्लांट बनाना है जो एकदम हेल्दी हो, पैथोजन फ्री हो, वायरस फ्री हो। तो डिजीज प्लांट से, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट बनाना होता है, वायरस फ्री प्लांट बनाना होता है, तो हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। उस डिजीज प्लांट का आप मेरिस्टेम ले लो, क्योंकि प्लांट कितना भी इन्फेक्टेड हो जाए, मेरिस्टेम इन्फेक्टेड नहीं होता है बेटा, ध्यान देना। प्लांट कितना भी इन्फेक्टेड हो जाए, मेरिस्टेम कभी इन्फेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि मेरिस्टेम बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। मेरिस्टेम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, टिप पे बनता है ना मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन टिप पे बनता है, पढ़ा होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है मेरिस्टेम में। और मेरिस्टेम बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, और इतना तेज़ी से डिवाइड करता है, मल्टीप्लिकेट करता है कि उसके अकॉर्डिंग, उस हिसाब से वायरस उतना मल्टीप्लिकेट नहीं कर पाता है। इसलिए मेरिस्टेम हमेशा पैथोजन फ्री होता है, और मेरिस्टेम एकदम कॉम्पैक्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। वायरस इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, वायरस को एंट्री करने के लिए स्पेस भी नहीं मिल पाता है। इसलिए प्लांट कितना भी इन्फेक्टेड हो, उसका जो मेरिस्टेम होगा वो पैथोजन फ्री होगा। तो देखिए, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन, मेरिस्टेम कल्चर इज, मेरिस्टेम एक्सप्लांट की तरह यूज होगा। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन या प्रोड्यूस पैथोजन या वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड या वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स।
मेरिस्टेम्स एंड सूट टिप। सूट टिप भी क्या है यार, मेरिस्टेम ही तो है। सूट टिप मतलब सूट टिपिकल मेरिस्टेम इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या वायरस, पैथोजन से फ्री होता है ड्यू टू वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रैपिड सेल डिवीजन, बहुत तेज से डिवाइड कर होता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है ना। एपिकल मेरिस्टेम, चाहे वो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो या लेटरल मेरिस्टेम हो, लेटरल मेरिस्टेम को एक्सिलरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम को एक्सिलरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ एक्सिलरी बर्ड होता है ना वहीं आसपास ये रहता है। एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम्स आर टेकन एज एक्सप्लांट की तरह लेते हैं हम, एंड देन इसको स्टेरिलाइज किया जाता है क्लोरॉक्स से, केमिकल से, एंड देन प्लेस्ड ओवर न्यूट्रिएंट मीडियम, और इसी मेरिस्टेम से पूरा प्लांट बन जाता है और वो पैथोजन फ्री होगा। भले ही उसका पेरेंट प्लांट पैथोजेनिक था, पैथोजन से इन्फेक्टेड था, ये जो नया प्लांट बनेगा वो पैथोजन फ्री होगा। तो मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू बहुत सारे प्लांट को हम आजकल ग्रो करा रहे हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्लांट को ग्रो कराया बाय यूजिंग दिस टेक्निक, जैसे BSP, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सबको बहुत ज़्यादा मेरिस्टेम कल्चर से प्रोड्यूस किया जा रहा है, वाइडली ग्रोन बाय मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर हो गया। हम एम्ब्रियो और एंथर कल्चर भी आपको बता देते हैं, प्रोटोप्लास्ट का भी आगे हम बात करेंगे। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख बेटा, ध्यान देना, कुछ हम कंसेप्ट आपको और थोड़ा बहुत बताते हैं। जैसे एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर के बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियो रेस्क्यू के बारे में, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या है? एम्ब्रियो कल्चर डन फॉर द रिकवरी ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। एक्चुअल में होता क्या है हम आपको बता दें। मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट बना है, जैसे मान लो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा के या दो अलग अलग स्पीसीज से कोई प्लांट बनाया गया है, ठीक है। दो अलग अलग स्पीसीज है, मान लो कोई सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम मेलोंजेना है, स्पीसीज तो अलग अलग है, तो उनसे जो हाइब्रिड बनेगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होगा। तो दो अलग अलग स्पीसीज से क्रॉस करा के या उनके बीच में फ्यूजन करा के कोई हाइब्रिड प्लांट बनाया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया, तो जो हाइब्रिड होता है ना, उस हाइब्रिड का जो सीड होगा, सीड में जो एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो कई बार मर जाता है या उसका सीड कोलैप्स कर जाता है, जर्मिनेट नहीं कर पाता, या एम्ब्रियो मर जाता है क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट थे, उनका क्रोमोसोम अलग था, उनका अलग था, तो इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से वो हाइब्रिड सीड मतलब उसका एम्ब्रियो मर जाता है, मोर्टेलिटी हो जाता है, या सीड कोलैप्स कर जाता है। तो उसी एम्ब्रियो को मरने से बचाना है। अगर वो मर गया तो उससे प्लांट कैसे बनेगा ना, नया प्लांट कैसे बनेगा? तो उसी एम्ब्रियो को बचाना है, इसलिए बोल दिया एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो बेटा ऐसे केस में क्या करते हैं, उस सीड के उस एम्ब्रियो को, अभी सीड एकदम इमेच्योर है, तभी क्या करते हैं ना, सीड से एम्ब्रियो को एक्साइज करके काट के निकाल देते हैं और उसको एक्सप्लांट की तरह यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं, एम्ब्रियो ग्रो करता है और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। तो उसी प्लांट को बोलते हैं, तो उसको आपने क्या किया, एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर दिया, आपने बचा लिया ना, तो वही चीज़ है। तो दिस इज यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेयर प्लांट वैरायटीज। ये जो एम्ब्रियो रेस्क्यू है, ये रेयर प्लांट वैरायटीज के लिए किया जाता है जो अलग अलग स्पीसीज से बने हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है उस टाइप के लिए। तो रेयर प्लांट वैरायटीज लाइक मक्का पूनो वैरायटी ऑफ, जैसे एक वैरायटी है मक्का पूनो वैरायटी ऑफ कोकोनट, नारियल में एक मक्का पूनो वैरायटी होता है, उसके लिए ये एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्रियो को सीड से निकाल के न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करा के पूरा प्लांट बना देंगे। नेचुरली तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सीड कोलैप्स कर जाएगा, उसका एम्ब्रियो मर जाएगा ना, इसकी वजह से। दूसरा तरीका है हैप्लॉइड कल्चर या पॉलन कल्चर या एंथर कल्चर, ठीक है। हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड क्या होता है? अगर कोई प्लांट है, सुनना ध्यान से, अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट को हम बोल रहे हैं कि ये हैप्लॉइड प्लांट है। इसका क्या मतलब है? हैप्लॉइड प्लांट का मतलब ये है कि प्लांट जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो, हाफ हो ना, सिंगल सेट हो क्रोमोसोम के, या हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम नंबर हो ओरिजिनल डिप्लॉइड के, या इतना क्रोमोसोम हो जितना उसके गैमेट में है, डिप्लॉइड का आधा हाफ हो जाए ना, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कल्चर, इसका मतलब अगर कोई प्लांट हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है, अगर उसी का हैप्लॉइड है, इसका मतलब हैप्लॉइड में डिप्लॉइड का आधा क्रोमोसोम होगा। तो पता है ये जो
हैप्लॉइड्स होते हैं ना, ये यूनिपेरेंटल होते हैं, सिर्फ किसी एक पेरेंट से बने होते हैं। दोनों पेरेंट से अगर बनेंगे, स्पर्म ओवम दोनों के फ्यूजन से बनेंगे तो डिप्लॉयड हो जाता है। तो एक ही यूनिपेरेंटल होते हैं, या तो मेल की तरफ से बनते हैं या तो फीमेल की तरफ से। अगर मेल की तरफ से बनेंगे तो उनको हम बोलेंगे एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, और अगर फीमेल की तरफ से बनेंगे तो उनको हम बोलेंगे गाइनोजेनिक हैप्लॉइड। तो देखिए, हैप्लॉइड कल्चर या पॉलन कल्चर या एंथर कल्चर, एंथर मतलब मेल की साइड से बनाएंगे, पॉलन मतलब मेल के साइड से बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। तो देखिए, हैप्लॉइड्स आर प्लांट्स डेराइव्ड ओनली फ्रॉम वन पेरेंट, 10 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट, एक ही या आधा क्रोमोजोम मौजूद होगा डिप्लॉइड का। तो फर्स्ट हैप्लॉइड डेवलप्ड बाई, सबसे पहला हैप्लॉइड बनाया था डेवलप्ड बाई गुहा एंड माहेश्वरी, 2 साइंटिस्ट थे, गुहा एंड पंचानन माहेश्वरी, इन धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा प्लांट में बनाया था एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस बहुत फेमस है टिश्यू कल्चर के लिए, साउथ कैंपस। तो डीयू में सबसे पहले गुहा एंड माहेश्वरी ने बनाया था, धतूरा इनॉक्सिया में सबसे पहला हैप्लॉइड बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, पॉलन कल्चर किया था, पॉलन ग्रेन का कल्चर किया था। तो ध्यान देना, दे टेक यंग फ्लोरल बड, यंग फ्लोरल बड ले लिया, अनओपनड है, अभी बंद है ऐसे, सरफेस से स्टेरिलाइज कर दिया बड को क्लोरॉक्स से, केमिकल से, फिर एंथर से ना पॉलन ग्रेन निकाल लिया और पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया, एक्सप्लांट की तरह यूज किया, उससे पूरा प्लांट बना दिया। 4 से 6 हफ्ते में बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट्स बन गए, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है ना, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, तो एन से तो एन ही बनेगा ना, तो उसी से बन गया। 2n तब बता जब फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ होता, तो मेल साइड से ही बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हैप्लॉइड प्लांट है, उसको कॉल्चिसिन दे दो, डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n हो जाएगा। भले ही 2n हो गया, लेकिन अभी भी ये यूनिपेरेंटल है, आपने क्रोमोजोम का डबलिंग करवा लिया, जबकि ये प्लांट तो हैप्लॉइड ही है ना, मेल से ही डिराइव्ड है। डबलिंग करा दो कॉल्चिसिन से, डिप्लॉइड बन जाएगा। डिप्लॉइड बनने के बाद भी ये यूनिपेरेंटल, ये मेल पेरेंट से ही बना है ना। तो आप इसको पहले इतना लिखो तो हम बताएं जरा, आप इसको इतना लिखो। तो ये जो हैप्लॉइड था बेटा, क्योंकि पॉलन से बना है तो इसको बोलेंगे हम एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। ध्यान देना, हैप्लॉइड 2 टाइप का है, एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक। अगर पॉलन ग्रेन से बन रहा है, पॉलन ग्रेन मतलब मेल के साइड से, तो एंड्रोजेनिक होगा, फीमेल के साइड से बनेगा तो गाइनोजेनिक बोलेंगे ना। एंथर या पॉलन ग्रेन तो मेल है, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट या एन प्लांट है, एक ही पेरेंट से बना है तो एन होगा, दोनों पेरेंट से बनता है तो 2n बनता है ना। तो एंड्रोजेनिक ये मेल के साइड से बना है, तो हैप्लॉइड को कॉल्चिसिन देके डिप्लॉइड भी बना सकते हैं। एक होता है गाइनोजेनिक हैप्लॉइड, ध्यान देना, जो गाइनोजेनिक हैप्लॉइड होता है, गाइनो मतलब फीमेल से जो जनरेट हुआ है, गाइनोजेनिक हैप्लॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम, गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बना है, फर्टिलाइज्ड नहीं, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो प्लॉइडेड 2n हो जाएगा भाई। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डिराइव्ड होता है, उसको बोलते हैं गाइनोजेनिक हैप्लॉइड। जैसे अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, जैसे देखिए एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स या सिनर्जिड्स, ये सब इनका प्लॉडी n होता है ना, इनका यूज किया जाता है, इनसे हैप्लॉइड प्लांट बना लिया जाता है, इनसे बना लेते हैं हैप्लॉइड प्लांट, तो उसका प्लॉडी क्या होगा, n होगा। और क्योंकि फीमेल से बना है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल के जैसे उसमें जो एम्ब्रियो सैक के सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल्स, उनसे बना है, तो जाहिर सी बात है n से तो n ही बनेगा ना। और क्योंकि फीमेल के साइड से बना है तो ये गाइनोजेनिक हो गया, गाइनोजेनिक हैप्लॉइड हो गया। और जैसे हनी बी में मेल बनता है, ड्रोन मम्मी से बनता है, पापा का कोई रोल ही नहीं होता, तो क्या होगा, वो n ही तो होता है, मम्मी के साइड से बना है। तो नाना नानी होगा, दादा दादी नहीं होगा, जाहिर से बताए तो थे ना। ये है हैप्लॉइड का यूज क्या है, हैप्लॉइड क्यों बनाते हैं, इसका फायदा क्या है। म्यूटेशन डिटेक्शन, जेनेटिक्स में बता रखे थे हैप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड में एक ही एलील होता है, तो म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए बड़ा ज़बरदस्त यूज होता है इनका, क्योंकि एक ही एलील है तो कोई सा भी म्यूटेशन हो, चाहे डोमिनेंट म्यूटेशन हो या रिसेसिव म्यूटेशन हो, इनको एक्सप्रेस करना ही करना है। दूसरा, जब
एक ही पेरेंट से बने हैं तो हमेशा ये क्या होंगे, प्योर होंगे, प्योर लाइन होंगे, होमोजाइगस होंगे। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वैरायटी। सीडलेस, जब बिना फर्टिलाइजेशन की बनेगा तो सीड कहाँ से बन जाएगा, सीड तो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है ना, तो सीडलेस वैरायटी ये होते हैं। तो ये सब सिग्निफिकेंस है हैप्लॉइड का। और झिंगुआ वन व्हीट वैरायटी है एंड गुआन 18 राइस वैरायटी है, आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। ये दोनों एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड थे, पॉलन कल्चर से इनको बनाया गया। झिंगुआ वन व्हीट का वैरायटी था, गुआन 18 राइस का वैरायटी था। इसी एंथर कल्चर से इनको बनाया था, पॉलन कल्चर से। नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनल प्रोपेगेशन, ध्यान देना बेटा, एक टर्म यूज होता है माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनल प्रोपेगेशन। शब्द से ही हम मीनिंग निकाल लेंगे, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, कम टाइम में। माइक्रो मतलब कम टाइम में, प्रोपेगेशन मतलब प्लांट को ग्रो कराना, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो मतलब कम, प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट कराना। क्लोनल प्रोपेगेशन, क्लोनल मतलब क्लोन। क्लोन क्या होता है, जो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जाहिर सी बात है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनेगा तो क्लोन ही होगा। क्लोन को प्रोपेगेट कराना, ग्रो कराने, या कम टाइम में प्लांट को ग्रो कराना। तो बेटा ध्यान देना, टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में, ध्यान देना, लैब में ग्रो कराना है या न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराना है, फील्ड में थोड़ी ना कराना है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कम टाइम में, माइक्रो टाइम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। और क्योंकि टिश्यू कल्चर में कोई भी मियोसिस या सिंगमी नहीं है, ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मेथड है। यहाँ पे सोमैटिक सेल लिया जाता है, सोमैटिक सेल लिया जाता है, कोई जर्म सेल नहीं लेते हैं। जैसे लीफ तो सोमैटिक सेल ही है ना, और क्योंकि यहाँ सोमैटिक सेल लिया जाता है और उससे एज अ एक्स प्लांट, और उससे बहुत सारे प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं कम टाइम में। तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे, क्लोन होंगे। यही वजह है माइक्रो प्रोपेगेशन को क्लोनल प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। कम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बना रहे हो आप, और क्योंकि वो क्लोन है तो बोल देंगे क्लोनल प्रोपेगेशन। और क्योंकि वो सोमैटिक सेल से बना है, सोमैटिक सेल से बना हुआ क्लोन है, इसलिए उसको बोलते हैं सोमा क्लोन्स, सोमैटिक सेल क्लोन। तो देखिए, बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो मतलब कम टाइम पे आपने बहुत सारा प्लांट प्रोपेगेट करा लिया, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। बिकॉज दीज प्लांट्स आर डिराइव्ड वेजिटेटिवली या एसेक्सुअली, तो जाहिर सी बात है एसेक्सुअली डिराइव्ड हुआ है तो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे जो प्लांट बनेंगे। फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, एसेक्सुअली डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, सो कॉल्ड सोमा क्लोन्स। सोमा इसलिए बोला क्योंकि सोमैटिक सेल से बना हुआ क्लोन है। क्लोन क्यों बोला, क्योंकि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि एसेक्सुअली डिराइव्ड हुआ है, वेजिटेटिवली बना है, सो कॉल्ड सोमा क्लोन, सोमैटिक सेल क्लोन। लेकिन पता है जो क्लोन्स होते हैं, सोमैटिक सेल क्लोन, सोमा क्लोन्स में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है। जैसे मान लो दो प्लांट हैं, दोनों सोमा क्लोन्स हैं, वेरिएशन आ सकता है दोनों में। अरे भाई किसी में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन से डीएनए तो बदल जाता है ना, म्यूटेशन से वेरिएशन आ सकता है। तो देखिए, समटाइम्स ड्यू टू म्यूटेशंस वेरिएशंस में एराइज इन सोमा क्लोन्स, कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब दो प्लांट हैं, अगर इनमें हम बोल दें सोमा क्लोनल वेरिएशन है, मतलब इनमें म्यूटेशन से वेरिएशन आ गया होगा जीन में। बनाना है, बैट, बनाना, एप्पल और टोमेटो प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन लार्ज स्केल बाय टिश्यू कल्चर। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का एग्जांपल लिया, बनाना, एप्पल, टोमेटो, इन सबको मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से टिश्यू कल्चर से लार्ज नंबर में ग्रो कराया जा रहा है आजकल, ठीक है। एक टर्म यूज होता है आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड मतलब सिंथेटिक सीड्स, ध्यान देना, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड्स। ये आर्टिफिशियल सीड क्या है भाई, कुछ नहीं, दीज आर सोमैटिक एम्ब्रियो। जो सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सीड, जो सीड होता है, सीड से एम्ब्रियो निकाल लिया, ये सोमैटिक एम्ब्रियो है। अरे जो सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट है जो सोमैटिक सेल से बना है, तो कुछ नहीं बेटा, करते क्या है इसमें, जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो को एम्ब्रियोइड्स भी बोलते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड इन सोडियम अल्जिनेट जेल, सोडियम
अल्जिनिक एसिड का या एल्जिनेट का जेल होता है, जेल, उसी के अंदर सोमेटिक एम्ब्रियो को हम रख देते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो के अंदर, जेल के अंदर ना, सोमेटिक एम्ब्रियो के बाहर जेल का कैप्सुलेशन कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड। अब एक जगह से दूसरे जगह पे आप इसका ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ऐसा प्रोटेक्शन ना करते तो डैमेज हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में ना, तो फॉर प्रोटेक्शन ऐसा होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, ताकि एक जगह से दूसरी जगह भी आराम से ले जा सके। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड। सोडियम अल्जिनेट जेल में यूज किया जाता है। अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है सेक्सुअल हाइब्रिड, एक होता है सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता। जैसे मान लो एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, और ए और बी दोनों का सोमैटिक सेल ले लिया गया था, सोमैटिक सेल से प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया गया, उनका फ्यूजन करा के उससे हाइब्रिड प्लांट बनाया, तो वो सोमैटिक हाइब्रिड होगा, क्योंकि वो सोमैटिक सेल से बना है, जर्म सेल से या गैमेट के फ्यूजन से थोड़ी ना बना है। अगर गैमेट के फ्यूजन से कोई हाइब्रिड बनता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल हाइब्रिड। अब जैसे हमने बताया था रैफानो ब्रेसिका, जो कार्पचेंको ने बनाया था, जेनेटिक्स में हमने बताया था, येलो टेट्राप्लॉइड में, तो बेटा वो सेक्सुअल हाइब्रिड था, सेक्सुअल हाइब्रिड। लेकिन पोमैटो, पोमैटो, बोमैटो, जोमैटो मत बोल देना, पोमैटो है, बोमैटो है, ये सब सोमैटिक हाइब्रिड है, सेक्सुअलिटी यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। पोमैटो, बोमैटो, ये सब जो होता है बेटा, ये पैरासेक्सुअल हाइब्रिड है, सेक्सुअलिटी के परे। जैसे याद होगा उसमें किंगडम मोनेरा में आपने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोला था हमने, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं, उसको हमने पैरासेक्सुअलिटी भी बोला था ना। तो पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, सेक्सुअलिटी के परे, कोई हकीकत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्रोसेस का नाम है और उससे बनता है सोमैटिक हाइब्रिड्स, तो इसलिए नाम पड़ गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों हेडिंग साथ में इसलिए है क्योंकि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्रोसेस है जिससे सोमैटिक हाइब्रिड बनेगा, इसलिए नाम पड़ गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल। कोई प्लांट सेल था, कोई सोमैटिक प्लांट सेल था, उसके सेल वॉल को हमने क्या किया, सेलुलेज, पेक्टिनेज, इन सब एंजाइम से डाइजेस्ट करा दिया। क्या मिल गया आपको? बिना सेल का, बिना सेल वॉल का सेल मिल गया, मतलब प्रोटोप्लास्ट मिल गया। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, ध्यान देना, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, और दोनों प्लांट क्या थे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट वैरायटीज या स्पीसीज एंड इवन डिफरेंट जेनरा, वो फ्यूज करा जाता है। जैसे मान लीजिए सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम मिलोंजेना है, अलग जीनस एक है, स्पीसीज अलग है, इनके दो सोमैटिक सेल को आपने फ्यूज करा दिया, मतलब इनके लीफ से मेजोफिल सेल निकाल लिया, सोमैटिक सेल, उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा दिया, तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्रोटोप्लास्ट आपने क्या लिया, दो अलग अलग जीनस वाले, दो अलग अलग स्पीसीज वाले या वैरायटी वाले प्लांट से आपने प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया और उनको आपस में फ्यूजन करा दिया, ठीक है। तो एक शब्द यूज होता है मैसेरोजाइम्स। मैसेरोजाइम्स क्या है? एंजाइम, एंजाइम्स लाइक सेलुलेज एंड पेक्टिनेज विच डाइजेस्ट सेल वॉल टू गिव राइज प्रोटोप्लास्ट। जब सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दोगे प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, तो इनको बोलते हैं मैसेरोजाइम्स। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम बोलते हैं मैसेरोजाइम्स। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड मैसेरोजाइम्स, ठीक है। तो मैसेरोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे सेलुलेज है, पेक्टिनेज है। तो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम क्यों करते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम करते हैं सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए, तो इसलिए नाम पड़ गया प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी थोड़ा सा हम कुछ टर्म बता रहे हैं। एक टर्म यूज होता है फ्यूसोजन। फ्यूसोजन क्या है अभी हम बता देते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। तो एक टर्म यूज होता है बेटा फ्यूसोजन्स। तो ये कुछ टर्म्स है, ये बता देते हैं, फिर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपको हम समझा देंगे। अभी ये चैप्टर बस एकदम कंप्लीट होने के कगार पे है। तो फ्यूसोजन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने वाला एजेंट होते हैं फ्यूसोजन्स। फ्यूसोजन्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं। दो अलग अलग प्लांट सेल हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने के लिए हम फ्यूसोजन का यूज करते हैं। तो एक्चुअल में
ये करते क्या है ना, ये दो सेल के दे मेक पोर इन द मेम्ब्रेन, ये सेल के मेम्ब्रेन में पोर बना देते हैं। जो फ्यूसोजन्स होते हैं ये सेल के मेम्ब्रेन में पोर बना देते हैं ताकि दोनों सेल के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर सके ना। दे मेक पोर इन द सेल मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू फ्यूज न्यूक्लियर या बोथ सेल्स, ताकि दो सेल के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर सके। मेम्ब्रेन में होल बना देते हैं, पोर बना देते हैं। फ्यूसोजन मतलब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने वाले एजेंट, मेम्ब्रेन को फ्यूजन कराता है। ये फ्यूसोजन दो टाइप का है, कीमोफ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन। कीमोफ्यूजन में हम केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स में जैसे पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देना। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ये कीमोफ्यूजन है। बहुत मोस्ट कॉमनली इसी का यूज होता है, ध्यान देना, मोस्ट कॉमनली पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का ही यूज होता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट का भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम डाइवैलेंट कैटाइन का भी यूज हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफ्यूजन में यूज ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज होता है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट है इसका भी यूज होता है। इवन एक वायरस है सेंडाई वायरस, सेंडाई वायरस, ध्यान देना, एक वायरस होता है सेंडाई वायरस, इसका भी यूज किया जाता है। सेंडाई वायरस भी सेल मेम्ब्रेन में पोर बना देता है, तो इसका भी यूज किया जाता है प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए। ये मेम्ब्रेन में ना पोर बना देता है। तो सेंडाई वायरस भी ये फ्यूसोजन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे सारा प्रोसेस। फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड जो था, फर्स्ट सोमैटिक हाइब्रिड वाज मेड बाय कार्लसन। एक साइंटिस्ट था कार्लसन, उसने सबसे पहला सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था। वही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा के ना, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा के सबसे पहला सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था कार्लसन एट ऑल ने। कार्लसन और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। बिटवीन निकोटियाना ग्लाउका एंड निकोटियाना लैंग्सडॉर्फाई, मतलब निकोटियाना होता है टोबैको, तो जीनस तो सेम है, स्पीसीज अलग अलग था। मतलब उससे जो हाइब्रिड बना होगा सोमैटिक हाइब्रिड, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था। इंट्राजेनिक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, मतलब जीनस एक ही था, स्पीसीज अलग अलग था ना, तो इंट्राजेनिक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था। निकोटियाना ग्लाका एंड निकोटियाना लैंग्सडॉर्फाई, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा के किया। अब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है और सोलेनजेना मेलोंजेना है, सोलेनम मेलोंजेना है। पोटैटो और बैगन के बीच में अगर हम सोमैटिक हाइब्रिड बना दें तो वो इंट्राजेनिक एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होगा ना। तो पोमैटो हो गया, बोमैटो का नाम सुनेगा। पोमैटो मतलब पोटैटो और टोमेटो से बना, बोमैटो ब्रिंजल और टोमेटो से बनेगा। मतलब एक ही प्लांट में पोमैटो प्लांट में आलू और टमाटर दोनों लगता था, बोमैटो में बैगन और टमाटर दोनों एक ही प्लांट में लगता था। तो पोमैटो और बोमैटो ये सब सोमैटिक हाइब्रिड है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बना है। लेकिन जो जेनेटिक्स हमने बताया था रेफानो ब्रेसिका येलो टेट्राप्लॉइड में जो कार्पचेंको ने बनाया था, ये सेक्सुअल हाइब्रिड था, इसको क्रॉस से बनाया गया। ये किसी क्रॉस से थोड़ी ना बना था, सोमैटिक सेल से बना था, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बना था, तो ये सोमैटिक हाइब्रिड था। अब हम आपको मैकेनिज्म दिखा देते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे करेंगे इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं ना। तो आप इसको लिख लीजिए, पहले हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये मान लीजिए लीफ ऑफ स्पीसीज ए है, ये लीफ ऑफ स्पीसीज बी है। मान लो ये पोटैटो प्लांट का लीफ है, ये टोमेटो प्लांट का लीफ है। जाहिर सी बात है लीफ क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, जर्म सेल तो नहीं, सोमैटिक सेल है। तो ये लीफ है, लीफ ऑफ स्पीसीज ए, कोई स्पीसीज ए है उसका लीफ है, ये बी है। ये मान लो पोटैटो का, ये टोमेटो का, अलग अलग प्लांट का लीफ है, जाहिर सी बात है। तो ये लीफ सोमैटिक सेल होता है। लीफ से क्या हुआ, आइसोलेट मेजोफिल सेल, यहाँ से भी आइसोलेट कर लिया मेजोफिल सेल। और आपको पता है मेजोफिल सेल जो होता है वो सोमैटिक सेल होता है ना, मेजोफिल सेल सोमैटिक सेल होता है, दोनों सोमैटिक सेल है। तो ये मेजोफिल सेल है, ये भी मेजोफिल सेल है। और सेल प्लांट सेल है, तो जाहिर सी बात है प्लांट सेल में बाहर ये क्या है, सेल वॉल है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। हमने इसका न्यूक्लियस पीले कलर में और साइटोप्लाज्म व्हाइट कलर में दिखा रखा है, इसका हमने बैगनी कलर में न्यूक्लियस और बैगनी कलर में साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, ठीक है। तो ये बताइए डाइजेशन ऑफ सेल वॉल बाय सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेल वॉल है दोनों सेल का अलग अलग, ध्यान देना डिफरेंट स्पीसीज है, अलग अलग प्लांट का सेल हमने लिया है सोमैटिक सेल। अब इनके सेल वॉल को हम
सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम से ट्रीटमेंट करते हैं और डाइजेशन करवा देते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स हैं, इनको बोलते हैं मैसेरोजाइम्स, हम बताए थे ना भाई। तो ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। तो ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिए। तो बताइए सेल विदाउट सेल वॉल क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। ये प्रोटोप्लास्ट किसका है? ए स्पीसीज का। ये प्रोटोप्लास्ट है बी स्पीसीज का। तो आपको यहाँ पे मिल गया प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल नहीं है, बाकी सब कुछ है। मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का आपने पढ़ा है। जेनेटिक्स में हमने बताया था कि न्यूक्लियस का बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस होता है, मतलब बच्चे में ऑफस्प्रिंग में न्यूक्लियस दोनों पेरेंट का आता है। साइटोप्लाज्म सिर्फ मदर का जाता है, यूनिपेरेंटल होता है ना। साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो जीन है, प्लास्टिड वाला जीन है, वो ऑफस्प्रिंग में मदर से आता है, यूनिपेरेंटल होता है। अब प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पीसीज है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पीसीज भी, ये दोनों मिल गया। अब हम क्या करते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन फ्यूसोजन मीडियम। अब हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराएंगे। तो हमने क्या किया? एक कंटेनर ले लिया। उस कंटेनर में हमने मोस्ट कॉमनली कौन सा फ्यूसोजन यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली जो फ्यूसोजन यूज होता है वो होता है पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, पेग यूज होता है, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है। अब इन दोनों को हम पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल मीडियम में रख दिए, पेग में रख दिए। अब ये बताइए पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है? दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज करता है आपस में, इनके बीच में पोर बना देता है, पोर। तो ये बताइए इनके बीच में पोर बन गया। तो दोनों सेल के मेम्ब्रेन फ्यूज किए हैं, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी क्या है? अलग अलग है। इसको बोलते हैं हेट्रोकैरियोन या डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मतलब दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग है ना। ये दोनों सेल का मेम्ब्रेन तो फ्यूज कर गया, लेकिन न्यूक्लियस अभी नहीं फ्यूज किया है, तो न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग है। इसको बोलते हैं डाइकैरियोन या हेट्रोकैरियोन। पढ़ा है ना N+N वाला कंडीशन, N+N वाला कंडीशन, हेट्रोकैरियोन या डाइकैरियोफेज एंजाइम पढ़ा था आपने। अब बाद में फिर न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। देखिए दोनों, ये पीला वाला और ये बैगनी वाला, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज कर गए। तो ये बन गया सिंग कैरियोन। सिंग मतलब फ्यूज करना, सिंग एमी होता ना, सिंग कैरियोन मतलब न्यूक्लियस फ्यूज कर गए हैं ये। और ये बन गया जो सेल बना, ये हाइब्रिड सेल है, हाइब्रिड सेल। और क्योंकि ये सोमैटिक सेल से बना था ना, लीफ से बना था, इसलिए सोमैटिक हाइब्रिड सेल है। इस सोमैटिक हाइब्रिड सेल को हम क्या बोलेंगे पता है? पोटैटो टोमेटो से बना था ना, इसको हम बोलेंगे पोमेटो, पोमेटो बोलेंगे। और ये जो सोमैटिक हाइब्रिड सेल है, इसको टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। ध्यान दो, इसको क्या किया जाएगा? अब इसको ग्रो कराया जाएगा, ग्रोन इन टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम। इसको टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें ग्रो कराया जाएगा, जिससे बनेगा सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, इससे सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा। सोमैटिक एम्ब्रियो को एम्ब्रियोइड्स भी बोलते हैं, एम्ब्रियोइड्स। सोमैटिक एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोइड्स भी बोलते हैं। तो इससे बनेगा सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। प्रोसेस कॉल्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रोसेस कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ध्यान देना, एम्ब्रियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इससे सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है, और सोमैटिक एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सोमैटिक हाइब्रिड बन गया, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट सेल के सोमैटिक सेल से बना था। सोमैटिक हाइब्रिड बन गया, और पोटैटो टोमेटोस मिला के बोलेंगे पोमेटो। और इस हाइब्रिड सेल को जब हम टिश्यू कल्चर के न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे, पूरा प्लांट ऑब्टेन करना है ना, एक सेल थोड़ी ना चाहिए हमको, पूरा प्लांट चाहिए। तो इस सेल को जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे तो इससे सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक हाइब्रिड सेल से सोमैटिक एम्ब्रियो का बनना सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। और फिर उस एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बन जाएगा। तो एक ही प्लांट में आप देखोगे आलू भी लगेगा, टमाटर भी लगेगा। ऐसे बोमेटो में ब्रिंजल टोमेटो होता तो बोमेटो बनता, और उससे न एक ही प्लांट में ब्रिंजल और टोमेटो दोनों लगता है। एक ही प्लांट में मतलब बैगन भी लगता और टमाटर भी लगता। ये जोमेटो वाले कौन सा नया नाम लिखाने हैं भाई? जोमेटो,
जिंजर और टोमेटो क्या, लेकिन जिंजर तो जी से होता है ना, वो तो जेड से है जोमेटो। तो इसी तरीके से ये भी कोई नाम अपना बना लिए हैं ऐसे, जोमेटो ना। तो ये लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया। तो ये बताइए, ये जो सोमैटिक हाइब्रिड है, ये जो सोमैटिक हाइब्रिड है, इसमें बताइए, इस सोमैटिक हाइब्रिड में न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस दोनों पेरेंट का है। इस सोमैटिक हाइब्रिड में न्यूक्लियस दोनों पेरेंट का है और साइटोप्लाज्म भी दोनों पेरेंट का है। साइटोप्लाज्म का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाला जीन भी दोनों पेरेंट का है। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है एग्जिबिट बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर न्यूक्लियर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड साइटोप्लाज्मिक जीन्स। दोनों जीन इस सेल में, न्यूक्लियस भी दोनों पेरेंट का है और साइटोप्लाज्म भी दोनों पेरेंट का है। तो दोनों टाइप के जीन के लिए ये बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस शो करेगा। एक बड़ा अच्छा शब्द हम बताते हैं आपको, साइब्रिड। एक शब्द यूज होता है साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। क्या है हम आपको बता दें, ये आपने लिख लिया है ना, ये आपने लिख लिया है। एक टर्म यूज होता है साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्या है हम आपको बता दें बेटा, ये आप लिख लो पहले ना, फिर लास्ट में एक लाइन लिख लो, हेडिंग डालो, साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, CY मतलब साइटोप्लाज्मिक, ब्रिड मतलब हाइब्रिड। ये तो साइब्रिड क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो साइब्रिड होता है, साइब्रिड होते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। मतलब अगर किसी प्लांट को हम बोल रहे हैं कि ये साइब्रिड है, मतलब वो प्लांट साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होगा। वो ऐसा प्लांट होगा जिसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों पेरेंट के आए हैं, मतलब साइटोप्लाज्म वाला जो जीन है, माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिड वाला जीन दोनों पेरेंट का आया है, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक ही पेरेंट का होता है, उसको बोलते हैं साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। जो साइब्रिड होते हैं बेटा, ध्यान दो, जो साइब्रिड होता है, आप ये मेंशन कर लो, लिख लो नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइब्रिड्स या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स एग्जिबिट बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर साइटोप्लाज्मिक जीन्स। साइटोप्लाज्मिक का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट। MTCP मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड वाला जीन्स। बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर न्यूक्लियर जीन्स, मतलब न्यूक्लियस किसी एक पेरेंट का आया होगा। कैसे, देखिए स्टेप वही है, कुछ नहीं, आप क्या करो ना, ये दो सेल है, दो सेल का प्रोटोप्लास्ट है, आपको मिल गया। आप क्या करो, किसी एक सेल के प्रोटोप्लास्ट को आप एक्सरे दे दो। एक्सरे आपने क्या करा दिया, एक्सरे का इरेडिएशन करा दिया, एक्सरे एक्सपोजर करा दिया, इरेडिएशन करा दिया आपने, ठीक है, एक्सरे का इरेडिएशन करा दिया। तो एक्सरे क्या करता है, न्यूक्लियस को डैमेज कर देता है। जो एक्सरे है ना, इसका न्यूक्लियस गेट डैमेज्ड, न्यूक्लियस डैमेज हो गया, इसको हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन। ध्यान देना, ई न्यूक्लिएशन, आपने न्यूक्लियस इसको रिमूव कर दिया, इसके न्यूक्लियस को ई न्यूक्लिएशन करा दिया। अब बताइए, ये न्यूक्लियस तो गया, साइटोप्लाज्म थोड़ी ना जाएगा, साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही रहेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड रहेगा। आपने न्यूक्लियस पे फोकस करके, उसको टारगेट करके ई न्यूक्लिएशन करा दिया। अब बताइए, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस सिर्फ एक सेल का है बस, दूसरे का नहीं है, आपने ई न्यूक्लिएशन करा दिया। अब ये जो हाइब्रिड सेल बना है, अब ये जो सोमैटिक हाइब्रिड सेल बना है बेटा,
इस सोमैटिक हाइब्रिड सेल को हम बोलेंगे साइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड सेल है, इस सेल को हम बोलेंगे साइब्रिड। साइब्रिड मतलब साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, तो ये भी सोमैटिक हाइब्रिड है, लेकिन जो पहले वाला सेल था वो बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस होकर रहा था माइटोकॉन्ड्रियल जीन के लिए भी और न्यूक्लियर जीन के लिए भी। ये जो साइब्रिड है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, एग्जिबिट बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर साइटोप्लाज्मिक जीन्स। देखिए साइटोप्लाज्म दोनों सेल का है, व्हाइट वाला भी है, बैगनी वाला भी है, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस सिर्फ एक का है। तो एंड यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस फॉर न्यूक्लियर जीन्स, इसको हम बोलते हैं साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। कई सारे प्लांट में, जैसे टोबैको के प्लांट में भी ऐसे बनाया गया था, बहुत सारे प्लांट में साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बनाया गया था ना, ये है, तो इसको बोलते हैं साइब्रिड या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो न्यूक्लियस को कैसे हम हटाते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनी वन ऑफ पेरेंट इन्यूक्लिएटेड मतलब रिमूव कर दिया गया बाय एक्सरे इरेडिएशन। एक्सरे से हम किसी एक पेरेंट के न्यूक्लियस को हटा देते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस उसमें रहेगा नहीं, तो न्यूक्लियर जीन कहाँ ट्रांसफर करेगा। तो साइब्रिड में साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट का, न्यूक्लियस सिर्फ एक पेरेंट का रहता है। तो आप ये लिख लीजिए, ये जो चैप्टर है आप इसको नोट कर लीजिए, साइब्रिड के बारे में लिख लीजिए बेटा, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे, चाहो तो आप डायग्राम अलग से बना के लिख लो, आपके दिमाग में होना चाहिए ना। तो जो साइब्रिड होता है, साइब्रिड भी एक टाइप का सोमैटिक हाइब्रिड होता है बेटा। जो साइब्रिड होता है, साइब्रिड भी एक टाइप का सोमैटिक हाइब्रिड होता है, जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से हम बना सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लिख लीजिए आप। तो स्ट्रेटजी वाला जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टर्म इकोलॉजी गिवन बाय रेटर साहब ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द यूज किया था, प्रॉपरली डिफाइंड बाय अर्नस्ट हेकल। हेकल साहब ने इकोलॉजी को प्रॉपरली डिफाइंड किया था। हेकल साहब ने बोला कि जो इकोलॉजी है, एक्चुअल में इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द ओइकोस और लॉगस से लिया गया है। ओइकोस मतलब हाउस, लॉगस मतलब स्टडी करना। तो हेकल साहब ने क्या डिफाइन किया इकोलॉजी को, इकोलॉजी इज द रेसिप्रोकल मतलब दोनों साइड से, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। मतलब ऑर्गेनिजम का इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट ऑर्गेनिजम के ऊपर पड़ता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, हमारा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपका प्रभाव हमारा ऊपर पड़ेगा ना, हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम और इन्वायरमेंट के बीच में, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी। वार्मिंग साहब थे, वार्मिंग साहब फर्स्टली अप्लाइड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑन प्लांट्स। एक्चुअल में पहले जो इकोलॉजी था, इकोलॉजी में सिर्फ एनिमल का स्टडी किया जाता था, प्लांट का नहीं। लेकिन वार्मिंग ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे, वार्मिंग सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी में प्लांट को भी इंक्लूड किया। तो वार्मिंग को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने इकोलॉजिकल हायरार्की दिखा रखा है। हायरार्की मतलब हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रखा है, इकोलॉजिकल हायरार्की। ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी का स्टडी कहाँ से शुरू होता है, इकोलॉजी का स्टडी ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, किसी इंडिविजुअल से। तो ऑर्गेनिज्म इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का यूनिट जो होता है ऑर्गेनिज्म है। इकोलॉजी का स्टडी ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बना लेगा। पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। पॉपुलेशन मोनोस्पेसिफिक होता है, मतलब पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे एक ही स्पीशीज के होते हैं, पॉपुलेशन मोनोस्पेसिफिक होता है। इवोल्यूशन का स्टडी पॉपुलेशन लेवल से स्टार्ट होता है, जबकि इकोलॉजी का स्टडी ऑर्गेनिज्म लेवल से होता है। इकोलॉजी का यूनिट ऑर्गेनिज्म है और इवोल्यूशन का यूनिट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मोनोस्पेसिफिक होता है, जिसमें जितने भी बंदे होंगे सब एक ही स्पीशीज के होंगे। कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे, कई सारे पॉपुलेशन मिलके अलग अलग कई सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना लेंगे। कम्युनिटी पॉलीस्पेसिफिक होता है, कम्युनिटी में कई सारे स्पीशीज होते हैं, ये याद रखना, कम्युनिटी पॉलीस्पेसिफिक होता है। अच्छा, ये जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी का यूनिट ऑर्गेनिज्म है, इवोल्यूशन का यूनिट पॉपुलेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल, ध्यान देना, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल, ये लिख लो, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल।
पॉपुलेशन लेवल पे ही नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है। और कई अलग अलग पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना लेंगे तो कम्युनिटी में अलग अलग कई स्पीसीज होते हैं, पॉली स्पेसिफिक होता है। कई सारे कम्युनिटी मिलके क्या बना लेंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, कई सारे कम्युनिटी के असेंबली से बनता है। और कई सारे इकोसिस्टम मिलके बना लेंगे लैंडस्केप, और कई सारे लैंडस्केप मिलके बना लेंगे बायोम। तो बायोम क्या है, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें फ्लोरा और फौना होता है। कई सारे लैंडस्केप के एग्रीगेशन से बनता है बायोम। जब कई सारे बायोम मिलेंगे तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो देखिए ये पूरा ऐसे है, इनके एग्रीगेशन से ये बना, इनके एग्रीगेशन से ये, इनके एग्रीगेशन से ये, इनके कलेक्शन से ये बना, इनके कलेक्शन से ये, इनके कलेक्शन से ये। तो कई सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर बना लेते हैं। बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी बोलते हैं, ध्यान देना। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी बोलते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है, बायो मतलब लिविंग, द इंटायर पार्ट ऑफ अर्थ प्लैनेट। ध्यान देना, द इंटायर पार्ट ऑफ अर्थ प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ। मतलब पूरे अर्थ प्लैनेट का वो पार्ट जहां जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, जहां जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये इकोलॉजिकल हायरार्की हमने दिखा रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान देना, ये इकोलॉजिकल हायरार्की है तो कई सारे स्टेप हैं। मेनली जो इकोलॉजी है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम, इन चारों लेवल से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेनली इकोलॉजी कंसर्न्ड विथ 4 बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में इन 4 बेसिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या क्या 4 बेसिक लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी है और बायोम है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम, ये 4 बेसिक लेवल हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म, ये इकोलॉजी ताल्लुक़ रखता है। मेनली ओपीसी भी ना, ये आप लिख लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा सबसे पहले इकोलॉजी में सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इशू। जो शुरू का 2 चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतिम के 2 चैप्टर तो आप खुद से भी एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडैप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के लिए कैसे अडैप्ट हुए, यही इस चैप्टर में एक्सप्लेन होता है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ हैबिटेट, लाइफ जो होता है ये कई सारे हैबिटेट में एग्जिस्ट करता है, डेजर्ट है, वाटर है, मतलब कई जगह एग्जिस्ट करता है। इवन अपना जो ह्यूमन का इंटेस्टाइन है ये भी एक यूनिक हैबिटेट है फॉर द हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। कितने अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स अपने इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो इंटेस्टाइन भी एक हैबिटेट है माइक्रोब के लिए। तो देखिए मेजर एबाटिक फैक्टर, तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, बारिश, डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो आप देखिए इस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, जिसमें डायग्राम में एक साइड में लिखा है मीन एनुअल टेम्परेचर और एक साइड में लिखा है प्रेसिपिटेशन। तो आप वो पूरा एरिया एनसीईआरटी का देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो किसी एरिया में कितना टेम्परेचर है और कितना बारिश हो रहा है, मेनली यही डिसाइड करता है कि उस एरिया में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, किस तरीके के पेड़ पौधे ग्रो करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर किसी एरिया में कितना है वो डिसाइड करता है किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होंगे, ठीक है। हेडिंग है मेजर एबाटिक फैक्टर्स। मेजर एबाटिक फैक्टर्स में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। एबाटिक मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर, तो टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो किसी एरिया में किस तरीके के पेड़ पौधे बनेंगे वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बताता है। तो ये 4 एबायोटिक फैक्टर हमको पढ़ना है। सबसे पहले टेम्परेचर।
इट इज इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर। ध्यान देना, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सिग्निफिकेंट एबायोटिक फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट्स बेसल मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम काइनेटिक्स। जो बीएमआर होता है अपना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम प्रोटीन होता है, तो एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर टॉलरेंस या रेजिस्टेंस डिसाइड्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म कोल्डर एरिया में, पोलर बियर कोल्ड एरिया में मिलता है, कैमल डेजर्ट में मिलता है जहाँ रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये टेम्परेचर के हिसाब से उनका एडाप्टेशन है। टेम्परेचर डिटरमाइंस टेम्परेचर टॉलरेंस कितना है, ये डिसाइड करता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन थर्मल टॉलरेंस। टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप का है, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल। स्टीनो का मतलब होता है नैरो और यूरी का मतलब होता है वाइड। यूरी का मतलब वाइड, स्टीनो का मतलब नैरो, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बोल दें कि वो स्टीनोथर्मल है, इसका मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस है। वो मतलब वहीं पे सर्वाइव कर पाएगा जहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, वहीं पे सर्वाइव कर पाएगा। जहाँ टेम्परेचर बदलता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, वहाँ सर्वाइव नहीं करेगा। ये जो स्टीनोथर्मल वाला है या तो लो टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेगा या फिर हाई टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेगा, दोनों जगह नहीं करेगा। इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस बहुत नैरो है। जो यूरीथर्मल होते हैं, यूरी मतलब वाइड, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, मतलब ये लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म अगर लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेता है और हाई टेम्परेचर पे भी, मतलब वो यूरीथर्मल है, तो वाइड रेंज होगा इनका थर्मल टॉलरेंस का। तो ये फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेंगे, वेरिएबल टेम्परेचर में भी। स्टीनोथर्मल सिर्फ या तो लो या हाई टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर स्टीनोथर्मल। ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर स्टीनोथर्मल। ह्यूमन को आप यूरी में कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ह्यूमन लो टेम्परेचर पे भी रह सकता है और बहुत गर्मी वाले इलाका में भी सर्वाइव कर लेता है, चेन्नई वगैरह में, और हिमाचल प्रदेश कश्मीर में भी सर्वाइव कर लेता है जहाँ बर्फबारी होता रहता है ना। तो यूरी थर्मल में आप कंसीडर कर लो, ह्यूमन को कंसीडर कर लो। फिर से बताया, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप का है, बेसिस है होम्योस्टेसिस या टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे। एक है पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म को एक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड और एनिमल्स बोलते हैं। होम्योथर्म या एंडोथर्म्स या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो पोइकिलोथर्म जो होते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद चेंज इन एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ या घट रहा है, तो बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ या घट जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म। इनमें कोई भी होम्योस्टेसिस नहीं होता। और जो होम्योथर्म या एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, होम्योस्टेसिस प्रेजेंट होता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए घट जाए, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे। होम्योस्टेसिस मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट या टेम्परेचर कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग एम्बिएंट या आउटर टेम्परेचर या इन्वायरमेंट, कॉल्ड होम्योस्टेसिस। एंडोथर्म में होम्योस्टेसिस होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक्टोथर्म में नहीं होता है। तो ये टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बाद हम बात करेंगे वाटर के बारे में। आप इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप लोग।